आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर है वो वेनेजुएला से आ रही है। 3 जनवरी 2026 की सुबह राजधानी कराकस के आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज। और इसने लोगों को नींद से जगा दिया। बिल्कुल, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये एक अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी आ गया है। हाँ, बयान में दावा किया गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इसकी अभी तक किसी और सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, अभी तक तो नहीं। उधर वेनेजुएला की सरकार ने इसे एक खुला सैन्य आक्रमण बताया है और पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है। तो सवाल यही है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? वही तो, ये सब इतना अचानक तो नहीं हुआ होगा। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, आज हम उनकी मदद से इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ आज की इस घटना को नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे का जो दशकों का इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांव पेच है, और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या पड़ रहा है उसे भी समझेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा आसान बनाया जाए। अच्छा। हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले तो यही कि अमेरिका और वेनेजुएला जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तेल के कारोबार में। हाँ, तेल के कारोबार में, वो इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए। फिर हम देखेंगे कि इस खेल में रूस, चीन और क्यूबा का क्या रोल है, और उनके पड़ोसी देश। बिल्कुल, और पड़ोसी देश इस पर इतने बटे हुए क्यों हैं। फिर एक बहस है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में ये हमला आक्रमण है या हस्तक्षेप। ये बहुत जरूरी सवाल है। और आखिर में इस संकट का दुनिया के तेल बाजारों पर और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा। चलिए तो फिर इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि 80 के दशक तक तो सब ठीक था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तेल का व्यापार चल रहा था। सिर्फ 20-25 सालों में ऐसा क्या हो गया कि एक सहयोगी देश इतना बड़ा दुश्मन बन गया? देखिए, ये कहानी तेल, विचारधारा और अहंकार, इन तीनों चीजों की है। 1980 के दशक तक, बल्कि उससे भी पहले से रिश्ते बहुत अच्छे थे। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार भी था, निवेशक भी था। और शीत युद्ध का दौर था। हाँ, तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र का एक मजबूत किला मानता था, एक सहयोगी जो कम्युनिज्म को रोके हुए था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया? वो कौन सी घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया? वो टर्निंग पॉइंट था 1999 में ह्यूगो शावेज का राष्ट्रपति बनना। शावेज एक करिश्माई लेकिन बेहद मुखर समाजवादी नेता थे। और अमेरिकी विरोधी? बहुत ज्यादा। उन्होंने आते ही बोलिवेरियन क्रांति का नारा दिया और अमेरिका को साम्राज्यवादी कहना शुरू कर दिया। उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो को अपना गुरु बनाया और रूस, चीन के साथ रिश्ते गहरे करने शुरू कर दिए। ये अमेरिका के लिए सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, उसके अपने बैकयार्ड में। और 2002 में उनके खिलाफ एक तख्ता पलट की कोशिश भी तो हुई थी, है ना? हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक वहीं से शक यकीन में बदल गया। सही कहा। 2002 में सेना के एक गुट ने शावेज को कुछ वक्त के लिए हटा दिया था और उस तख्ता पलट को अमेरिका ने दबे छुपे अंदाज में समर्थन दिया था। लेकिन वो वापस आ गए। हाँ, शावेज कुछ ही दिनों में वापस सत्ता में आ गए और इस घटना के बाद उन्हें यकीन हो गया कि अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहता है। बस यहीं से विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। और जो रिश्ते पहले से खराब थे वो अब खुली दुश्मनी में बदल गए। बिल्कुल। और शावेज के बाद जब निकोलस मादुरो आए तो हालात और भी बिगड़ गए। मादुरो के दौर में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों को इतना ज्यादा कड़ा कर दिया? मादुरो को शावेज का करिश्मा तो नहीं मिला, लेकिन उनकी नीतियां विरासत में मिली। उनके दौर में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। तेल की कीमतें भी गिरी थी उस वक्त। हाँ, तेल की कीमतें गिरी और सरकार के कुप्रबंधन ने देश को हाइपर इन्फ्लेशन में धकेल दिया। एक मिनट, हाइपर इन्फ्लेशन, इसको अगर आम भाषा में समझाएं, मतलब चीजें कितनी तेजी से महंगी हो रही थी? आप ऐसे समझिए कि आज जो ब्रेड 100 रुपए की है वो अगले हफ्ते 200 की और उसके अगले महीने शायद 1000 रुपए की हो जाए। बाप रे। लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात खत्म हो गई। देश में खाने पीने की चीजों, दवाइयों की भारी कमी हो गई। और इसी बीच अमेरिका ने आरोप लगाने शुरू कर दिए। हाँ, अमेरिका ने मादुरो पर 2018 के चुनावों में धांधली करने, मानवाधिकारों का हनन करने और ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होने के आरोप लगाए। और फिर आए प्रतिबंध। बिल्कुल। इसके जवाब में अमेरिका ने वेनेजुएला के सबसे कीमती खजाने यानी उसके तेल उद्योग पर बहुत सख्त प्रतिबंध लगा दिए।
2019 में तो हद हो गई। जब उन्होंने विपक्षी नेता जुआन गुएडो को ही हाँ, जुआन गुएडो को ही वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति मान लिया और मादुरो सरकार से सारे राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। तो प्रतिबंधों से मादुरो सरकार को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो टिके रहे। तो अब सीधे सैन्य कार्रवाई की नौबत क्यों आ गई? हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले 1 साल में यानी 2025 में अमेरिका ने पर्दे के पीछे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। हाँ, इसी नाम से वेनेजुएला के तेल टैंकरों को रोकना, उनके जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय पानी में जब्त करना, कैरेबियन सागर में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ाना, ये सब चल रहा था। और इसका कारण? वो नार्को टेररिज्म बता रहे थे। बिल्कुल, उनका आरोप था कि मादुरो सरकार ड्रग्स की तस्करी से पैसा कमा रही है। तो आज की ये सैन्य कार्रवाई उसी बढ़ते दबाव का नतीजा है। जब आर्थिक प्रतिबंधों से बात नहीं बनी तो सीधे सैन्य विकल्प को चुना गया। ठीक है, तो अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन मादुरो फिर भी टिके हुए थे। ये तो तभी मुमकिन है जब कोई बाहर से बहुत बड़ी मदद कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। हमारे सूत्रों ने रूस, चीन और क्यूबा की भूमिका पर काफी जोर दिया है। ये तिकड़ी आखिर काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है। असल में मादुरो की सरकार एक 3 टांगों वाले स्टूल पर टिकी है। 3 टांगों वाला स्टूल, ये सुनने में दिलचस्प है। बताइए इसके बारे में। इसकी पहली टांग है रूस का सैन्य कवच। रूस वेनेजुएला को हथियार देता है, लड़ाकू विमान देता है और S-300 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी देता है। S-300 का मतलब तो ये हुआ कि किसी भी हवाई हमले को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहद मुश्किल और महंगा। इसके अलावा रूस सैन्य सलाहकार भेजता है और तेल के कुओं में निवेश करके उन्हें चालू रखने में मदद करता है। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है? नहीं, रूस के लिए ये अमेरिका को उसके ही पड़ोस में चुनौती देना है। और दूसरी टांग चीन की होगी, जो पैसा लगा रहा है। बिल्कुल, दूसरी टांग है चीन का आर्थिक सहारा। चीन ने पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला को $50 अरब से ज्यादा का कर्ज दिया है। $50 अरब? ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो क्या चीन का मकसद सिर्फ अपना पैसा बचाना है या वो अमेरिका को कोई रणनीतिक संदेश भी दे रहा है? देखिए, चीन का मकसद मुख्य रूप से आर्थिक है। वो ये कर्ज तेल के बदले में देता है। अच्छा, तेल के बदले कर्ज। हाँ, मतलब वेनेजुएला अपना कर्ज तेल भेजकर चुकाता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन किसी न किसी तरह वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है। चीन के लिए जरूरी है कि वेनेजुएला में इतनी स्थिरता बनी रहे कि उसका पैसा न डूबे और उससे तेल मिलता रहे। और उसे तेल की सप्लाई मिलती रहे। वो सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, वो बस अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहता है। तो एक ने सैन्य कवच दिया, दूसरे ने पैसा। अब इस स्टूल की तीसरी और शायद सबसे अहम टांग वो क्यूबा है। हाँ, और ये सबसे अनोखी टांग है। ये है क्यूबा का खुफिया दिमाग। खुफिया दिमाग। देखिए, क्यूबा पिछले 60 सालों से अमेरिकी दबाव झेल रहा है और वो इसमें माहिर हो गया है कि आंतरिक विरोध को कैसे दबाया जाए और सत्ता पर पकड़ कैसे बनाए रखी जाए। मतलब वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अनुभवी नहीं, लोग भी। क्यूबा वेनेजुएला को हजारों खुफिया अधिकारी और सुरक्षा सलाहकार देता है जो मादुरो की सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अंदर तक मौजूद हैं। अच्छा। वो सरकार को सिखाते हैं कि असंतोष को कैसे पहचाना और कुचला जाए। और इसके बदले में क्यूबा को क्या मिलता है? इसके बदले में क्यूबा को वेनेजुएला से बहुत ही सस्ती दरों पर तेल मिलता है, जिसके बिना क्यूबा की अपनी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो संक्षेप में, रूस हथियार देता है, चीन खसा देता है और क्यूबा शासन को बचाने का तरीका बताता है। बिल्कुल सही। ये तो हो गए दुनिया के बड़े खिलाड़ी। लेकिन वेनेजुएला के अपने घर यानी लैटिन अमेरिका में उसके पड़ोसियों का क्या रुख है? क्या वो सब अमेरिका के साथ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लैटिन अमेरिका इस मुद्दे पर बुरी तरह से बटा हुआ है। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह तो विचारधारा है। क्यूबा, बोलीविया जैसी जो वामपंथी सरकारें हैं, वो मादुरो का समर्थन करती हैं। वो इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक और उदाहरण मानती हैं। और दूसरी तरफ कोलंबिया, चिली या ब्राजील जैसी दक्षिणपंथी या मध्यमार्गी सरकारें मादुरो को एक तानाशाह मानती हैं और लोकतंत्र की बहाली की मांग करती हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि जो देश मादुरो को पसंद नहीं करते वो भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, बिल्कुल अजीब नहीं है अगर आप लैटिन अमेरिका का इतिहास देखें। अच्छा। इस पूरे महाद्वीप का इतिहास अमेरिकी हस्तक्षेप की कहानियों से भरा पड़ा है। 70 और 80 के दशक में CIA ने कई देशों में तख्तापलट करवाए। हाँ, तानाशाहों का समर्थन किया। बिल्कुल। इस वजह से आज भी वहां के लोगों के मन में गहरा डर और अविश्वास है।
तो कोलंबिया जैसा देश जो मादुरो का कड़ा आलोचक है, वो भी ये कहने से डरता है कि अमेरिका को सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ, उनका मानना है कि मादुरो बुरे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी देश में अमेरिकी सेना का आना उससे भी बुरा है। और एक मानवीय पहलू भी तो है, लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। 70 लाख से ज्यादा लोग, देश की लगभग 25% आबादी। हाँ, और ये लोग पैदल चलकर कोलंबिया, पेरू, ब्राजील पहुंच रहे हैं। इससे इन देशों के हेल्थ केयर और शिक्षा के सिस्टम पर भारी बोझ पड़ा है। तो वो दुविधा में है यह कि वेनेजुएला में जल्द से जल्द कोई समाधान निकले ताकि ये शरणार्थी संकट खत्म हो। ये सारी बातें एक बहुत बड़े कानूनी सवाल पर आकर टिक जाती हैं। अमेरिका इसे एक लक्षित हस्तक्षेप कह रहा है, जबकि वेनेजुएला इसे आक्रमण बता रहा है। ये सिर्फ शब्दों का खेल है या अंतर्राष्ट्रीय कानून में इनका कोई असली मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखिए, आक्रमण या इन्वेजन का मतलब है कि एक देश बिना किसी उकसावे के, बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इजाजत के किसी दूसरे संप्रभु देश की सीमाओं में अपनी सेना भेज दे। और ये पूरी तरह से अवैध है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक ये पूरी तरह से अवैध है। तो फिर हस्तक्षेप या इंटरवेंशन को कानूनी कैसे ठहराया जा सकता है? अमेरिका क्या तर्क दे सकता है? हस्तक्षेप कानूनी हो सकता है, लेकिन उसकी 3 बहुत सख्त शर्तें हैं। पहली, आप आत्मरक्षा में ऐसा कर रहे हो, जो यहाँ लागू नहीं होता। नहीं होता। दूसरी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खुद आपको इसकी इजाजत दी हो, वो भी नहीं है। और तीसरी, उस देश की सरकार ने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया हो। तो इन 3 पैमानों पर यह कार्रवाई अवैध लगती है। लेकिन अक्सर मानवीय हस्तक्षेप की दलील भी दी जाती है कि अगर कोई सरकार अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है, तो क्या दूसरे देशों को दखल देने का अधिकार नहीं है? ये एक बहुत ही विवादित सिद्धांत है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट या R2P कहते हैं। तर्क यही है कि अगर कोई सरकार अपने नागरिकों की रक्षा करने में नाकाम रहती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। बिल्कुल। समस्या यही है कि इस सिद्धांत का कई बार बड़ी शक्तियों ने अपने भू राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के। ये सिर्फ एक बहाना बनकर रह जाता है। तो मतलब एक ही घटना को कोई अवैध आक्रमण कहेगा और कोई वैध हस्तक्षेप? हाँ, ये सब नजरिए पर निर्भर करता है। तो चलिए बात करते हैं इसके वैश्विक असर की। वेनेजुएला में हो रही इस उथल-पुथल से दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे इंसान को क्या फर्क पड़ता है? इसका असर हर किसी पर पड़ता है, और इसकी सिर्फ एक वजह है, तेल। तेल। हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार है। जब भी वहाँ कोई संकट होता है, तो तेल का उत्पादन और निर्यात रुक जाता है। और बाजार में सप्लाई कम हो जाती है। और जैसे ही सप्लाई कम होती है, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और वेनेजुएला का तेल कुछ खास भी है ना? हाँ, वेनेजुएला का ज्यादातर तेल भारी कच्चा तेल है। इसे रिफाइन करने के लिए खास तरह की रिफाइनरी की जरूरत होती है, जो अमेरिका, चीन और भारत में है। अच्छा। जब ये सप्लाई रुकती है, तो इन रिफाइनरियों को बहुत नुकसान होता है और उन्हें दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ता है, जिससे लागत और बढ़ जाती है। और तेल के अलावा क्या दुनिया के व्यापार पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। ये पूरा संघर्ष कैरिबियन सागर में हो रहा है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। पनामा नहर की वजह से? हाँ, पनामा नहर के जरिए अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच व्यापार होता है। जैसे ही इस इलाके में सैन्य संघर्ष शुरू होता है, जहाज़ों का बीमा, जिसे वॉर रिस्क इंश्योरेंस कहते हैं, वो रातों रात 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। तो माल ढुलाई महंगी हो जाती है। बहुत ज्यादा। और इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं, बल्कि उस हर चीज पर पड़ता है जो जहाज़ों से आती जाती है। और ये बढ़ी हुई लागत आखिर में दुनिया भर के बाजारों में महंगाई के रूप में दिखती है। चलिए अब इसे भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत तो इस संघर्ष में कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका हम पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? भारत पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। बिल्कुल। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ती है, हमारा आयात का बिल बढ़ जाता है। इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर होता है। और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर कैसे होता है? इसका असर हम सबको महसूस होता है। तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल और डीजल महंगा होना।
इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा होना, जिससे सब्जियों से लेकर हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। रसोई गैस भी। रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है। कुल मिलाकर ये महंगाई को बढ़ावा देता है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है। क्या भारत और वेनेजुएला का कोई सीधा व्यापारिक रिश्ता भी रहा है? हाँ, एक मजबूत रिश्ता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। आपने बताया था कि हमारी कुछ रिफाइनरियां खास तौर पर उनके तेल के लिए बनी हैं। हाँ, रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी रिफाइनरियां। इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ONGC विदेश का वहां बड़ा निवेश भी धंसा हुआ है। तो भारत तो चाहेगा कि वहां स्थिरता आए। बिल्कुल, भारत हमेशा से चाहता है कि वहां स्थिरता आए और प्रतिबंध हटें, ताकि उसे फिर से सस्ता और उपयुक्त कच्चा तेल मिल सके। तो ऐसी स्थिति में भारत का कूटनीतिक स्टैंड क्या होगा? क्या हम किसी का पक्ष लेंगे? भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर चलती है, यानी हम किसी भी गुट में शामिल होने से बचते हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। नहीं, भारत संयुक्त राष्ट्र में बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात करेगा। हम कभी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ हैं। लेकिन माधुरों का बचाव भी नहीं करेंगे। उनका भी बचाव नहीं करेंगे। भारत के लिए ये चुनौती सैन्य या राजनीतिक नहीं है, ये पूरी तरह से आर्थिक है। तो हमने एक सैन्य हमले की खबर से शुरुआत की थी और अब हम दशकों के इतिहास, रूस, चीन, क्यूबा के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, लैटिन अमेरिका के मतभेद, कानून की बारीकियों से होते हुए भारत की रसोई तक इसके असर को समझ चुके हैं। ये वाकई में सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि एक वैश्विक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात बताइए। हमने देखा कि कैसे रूस, चीन और क्यूबा के समर्थन वाले 3 टांगों के स्टूल ने वेनेजुएला की सरकार को सालों तक बाहरी दबाव से बचाए रखा। यहाँ सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में, जहाँ आर्थिक और सैन्य मदद किसी भी देश को पारंपरिक कूटनीतिक और आर्थिक दबावों से लगभग बेअसर बना सकती है, वहाँ किसी देश की संप्रभुता का असली मतलब क्या रह जाता है? और जब एक देश की संप्रभुता को बचाने के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें खड़ी हो जाएं, तो क्या इससे दुनिया ज्यादा स्थिर होती है या फिर भविष्य में ऐसे और भी ज्यादा खतरनाक टकरावों का दरवाजा खुल जाता है?